नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। लड़की जब शादी योग्य हो जाती है तो वो अपने भावी जीवन को लेकर सपने बुनने लगती है। कुछ भावी पति के बारे में, कुछ घर परिवार के बारे में और कुछ अपने लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर माँ बाप बचपन से ही बेटी के मन में ये बैठाना शुरू कर देते हैं कि शादी के बाद वो पराई हो जाएगी। कौन लड़की कैसे सपने बुनती है ये उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करता है। मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली रोहिणी गुलाम मोहिते ने भी अपने जीवन साथी को लेकर तरह तरह के सपने संजोए थे। पिता ने जब उसका विवाह मुंबई के ही अभिजीत घोरपड़े के साथ कर दिया तो अपने दिल में वो तमाम उमंगे लिए ससुराल चली गई। रोहिणी को मन मुताबिक पति मिला जिससे वो हर तरह खुश थी। अभिजीत उसे बहुत प्यार करता था। उनकी घर गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। इसी दौरान रोहिणी एक बच्चे की मां भी बन गई। परिवार में बच्चे के आने से उनकी खुशी और बढ़ गई थी, लेकिन उनकी इस खुशी की उम्र बहुत कम निकली। बच्चा अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि अभिजीत की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद रोहिणी की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ नहीं सूझा तो वो अपने बच्चे को लेकर मायके आ गई। पति की मौत के गम में वो दिन भर सोचती रहती। उसे ना खाने की चिंता रहती और ना पीने की। वो हर समय गुमसुम रहती थी। घर वालों और अन्य लोगों के समझाने पर रोहिणी ने घर से बाहर निकलना शुरू किया। बाहर निकलने से रोहिणी धीरे धीरे सामान्य होती गई। किसी के सहयोग से उसे वासी नवी मुंबई के एक अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। वो रोजाना मानखुर्द से वासी तक लोकल ट्रेन से अप डाउन करती थी। उसी दौरान रोहिणी के गांव के रहने वाले रामचंद्र तुकाराम जाधव के माध्यम से उसकी मुलाकात सुनील सिरके से हुई। सुनील भी उसी अस्पताल में नौकरी करता था जिसमें रोहिणी काम करती थी। रोहिणी और सुनील अक्सर साथ साथ ट्रेन से आते जाते थे। रोजाना साथ आने जाने से उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। सुनील से दोस्ती के बाद रोहिणी खुश रहने लगी थी क्योंकि वो उससे अपने मन की बात कह लेती थी। उसे सुनील का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहिणी ने सुनील को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब सुनील ने उसे भरोसा दिया कि वो उससे शादी करके जीवन भर उसका साथ निभाएगा। कई सालों तक उनका प्यार उसी तरह से चलता रहा। इस बीच रोहिणी ने उससे कई बार शादी करने को कहा, लेकिन वो बातें बनाकर उसे टाल देता था। वक्त के साथ 5-6 साल बीत गए, लेकिन सुनील ने उससे शादी नहीं की। रोहिणी समझ गई कि वो उसके साथ सिर्फ मौज मस्ती कर रहा है, लिहाजा वो सुनील पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। दूसरी ओर सुनील रोहिणी से इसलिए शादी नहीं कर रहा था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। उसकी पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुनील के किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है। शादी की बात को लेकर सुनील और रोहिणी के बीच झगड़े होने लगे थे। किसी तरह सुनील की पत्नी को पति के अवैध संबंधों की जानकारी मिल गई तो वो घर में कलेश करने लगी। इससे सुनील 2 तरफ से घिर गया था। एक और पत्नी थी तो दूसरी ओर रोहिणी। 2 नावों की सवारी उसके लिए आसान नहीं थी। सुनील रोहिणी से शादी करना चाहता था, लेकिन पत्नी के रहते रोहिणी को घर लाना संभव नहीं था। दूसरी ओर रोहिणी भी आसानी से मानने वाली नहीं थी। शादी के नाम पर सुनील पिछले 5-6 सालों से उसका शोषण करता आ रहा था। अंततः उसने रोहिणी से छुटकारा पाने का फैसला किया। इस संबंध में उसने अपने दोस्त रामचंद्र तुकाराम जाधव और विजय सिंह से बात की। तीनों ने जब इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया तो रोहिणी से छुटकारा पाने का एक ही उपाय नजर आया कि उसकी हत्या कर दी जाए। लिहाजा तीनों ने उसकी हत्या का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, हत्या कर शव कहां ठिकाने लगाना है इसकी भी उन्होंने योजना तैयार कर ली। योजना के अनुसार 13 नवंबर 2018 को सुनील मुंबई से 129 किलोमीटर दूर रायगढ़ स्थित अपने मूल गांव सिरसाल गया। वहां उसने अपने घर के करीब एक गहरा गड्ढा खोदा और मुंबई लौट आया। अब उसे किसी बहाने से रोहिणी को वहां ले जाना था, इसलिए उसने रोहिणी से कहा, रोहिणी, लड़ते झगड़ते बहुत दिन बीत गए हैं। अब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। एक वकील मेरे जानकार है।
हमें उनके पास चलना होगा, वो सारी कानूनी कार्रवाई कर देंगे। इसके बाद हम दोनों को साथ रहने में कोई समस्या नहीं होगी। सुनील की बात सुनकर रोहिणी खुश हो गई। उसने सुनील के साथ जाने के लिए हामी भर दी। 14 नवंबर 2018 को रोहिणी सहेली के शादी में जाने का बहाना करके अपने घर से निकल गई। सुनील उसे निर्धारित जगह पर मिल गया। उसके साथ रामचंद्र यादव और विजय सिंह भी थे, जो कार लेकर आए थे। रोहिणी खुशी खुशी उस कार में बैठ गई। इस कार से सब लोग 129 किलोमीटर दूर रायगढ़ पहुंचे। गांव पहुंचकर सुनील ने रोहिणी से शादी के बारे में बात की तो वो शादी करने की जिद पर अड़ी रही। सुनील ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मानती भी क्यों, सुनील उसे शादी का झांसा देकर ही तो लाया था। इस मुद्दे पर बात बढ़ी तो रोहिणी ने यह तक कह दिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी और पुलिस से शिकायत कर देगी। उसे जिद पर अड़ी देख रामचंद्र यादव ने रोहिणी के सिर पर फावड़े के डंडे से जोरदार प्रहार किया। प्रहार तेज था, जिससे रोहिणी जमीन पर गिर गई। विजय सिंह मोरे ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और सुनील व रामचंद्र ने रोहिणी की साड़ी से ही उसका गला घोट दिया। रोहिणी की मौत हो जाने के बाद तीनों ने उसके शव को पहले से खोदे गए गड्ढे में दबा दिया। शव ठिकाने लगाकर वे लोग अपने घर लौट आए। 14 नवंबर को रोहिणी सहेली की शादी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। जब वो घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने अपने सभी परिचितों से रोहिणी के बारे में पूछा। जब कोई पता नहीं चला तो अगले दिन उसके भाई राजेंद्र गुलाब ने उस अस्पताल में जाकर पूछताछ की जहां रोहिणी काम करती थी। वहां से पता चला कि पिछले दिन रोहिणी अपनी ड्यूटी पर नहीं आई थी। ये जानकर राजेंद्र और ज्यादा परेशान हो गया। अंततः 16 नवंबर 2018 को राजेंद्र थाना मानखुर्द पहुंचा और बहन के लापता होने की बात पुलिस को बता दी। राजेंद्र गुलाब घोरपड़े की शिकायत पर मानखुर्द पुलिस थाने के सीनियर पीआई नितिन बोबड़े ने 28 वर्षीय रोहिणी की गुमशुदगी दर्ज करके जरूरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने रोहिणी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन उससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। जिस अस्पताल में रोहिणी काम करती थी, पुलिस ने वहां जाकर भी जांच की। वहां पता चला कि रोहिणी के उसी अस्पताल में नौकरी करने वाले सुनील सिरके नाम के युवक से संबंध थे। पुलिस ने वक्त न गंवाकर सुनील को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। उससे पूछताछ करने पर भी रोहिणी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने रोहिणी के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कहीं से भी रोहिणी के बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने रोहिणी के बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि रोहिणी के एसबीआई के खाते से एटीएम द्वारा 15 और 16 नवंबर 2018 को 65,000 रुपए निकाले गए थे। ये पैसे किसने निकाले जानने के लिए पुलिस ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो फोटो पहचानने में नहीं आया। रोहिणी 14 नवंबर को घर से निकली थी, जबकि पैसे 16 नवंबर को निकाले गए थे। इससे पुलिस को यह लगा कि या तो वो पैसे निकालकर किसी के साथ भाग गई होगी या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। पुलिस फिर से एटीएम के सीसीटीवी की उस धुंधली तस्वीर की जांच करने लगी। पुलिस ने वो तस्वीर उस अस्पताल के कर्मचारियों को दिखाई जहां रोहिणी नौकरी करती थी। इस जांच में पुलिस को नई जानकारी मिली। लोगों ने सीसीटीवी के उस फोटो की पहचान सुनील के दोस्त रामचंद्र तुकाराव यादव के रूप में की। पुलिस ने रामचंद्र के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वो महाराष्ट्र के सतारा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर वानरवाड़ी गांव का रहने वाला है और मुंबई में आचरेकर नामक केबल ऑपरेटर के यहाँ नौकरी करता है। पुलिस टीम केबल ऑपरेटर आचरेकर के ऑफिस पहुंच गई। आचरेकर से रामचंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रामचंद्र काफी दिनों पहले अपने गांव जाने की बात कहकर गया था और अभी तक नहीं लौटा है। पुलिस उसके गांव पहुंच गई। रामचंद्र गांव में मिल गया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाना मानखुर्द लौट आई। इसके साथ ही पुलिस ने सुनील को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने रोहिणी की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने ये भी बता दिया कि उन लोगों ने अपने तीसरे साथी विजय सिंह मोरे के साथ मिलकर रोहिणी की हत्या की थी और उसके शव को रायगढ़ जिले के सिरसाल गांव में दफना दिया था। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नितिन बोबड़े अपने सहयोगी इंस्पेक्टर चंद्रकांत लोगड़े, एसआई तुकाराम घाड़गे, प्रताप देसाई, कृष्णकांत माने आदि के साथ तीनों आरोपियों को उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने रोहिणी का शव दफनाया था।
मार गांव के तहसीलदार की मौजूदगी में रोहिणी के शव को गड्ढे से निकलवाया गया। राजेंद्र ने शव की पहचान अपनी बहन रोहिणी के रूप में की। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके शव पोस्टमार्टम के लिए भाई खाला के सर जेजे अस्पताल में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या आरोपी सुनील सिरके, रामचंद्र तुकाराव जाधव और विजय सिंह मोरे से विस्तार से पूछताछ करके उन्हें 6 फरवरी 2019 को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।